क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस टू का सेकंड चैप्टर सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 इसका अध्ययन करने वाले हैं। मेरा नाम श्रीमती रीना खोबरागड़े, शाहजी नगर म्युनिसिपल सेकेंडरी माध्यमिक स्कूल से। स्लाइड दिख रही है? हाँ, स्लाइड नहीं दिसत है मॅडम। एक मिनट बच्चों, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। अभी सर? हाँ हाँ, दिख रही मैम। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट कीजिए मैम। सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए है। इस चैप्टर के हम कुछ घटक का आज अध्ययन करेंगे। सजीव और ऊर्जा का निर्माण, ऑक्सीश्वसन से ऊर्जा का निर्माण और अनऑक्सीश्वसन से ऊर्जा का निर्माण। हमें सबको पता है कि हम सब खाना खाते हैं, यानी कि भोजन खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। इस भोजन में हम जो ग्रहण करते हैं, लाइक हम लोग चपाती, चावल, दाल, ये सब खाना भोजन करते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू होते हैं, बहुत सारे संस्थान कार्यरत होते हैं, जैसे कि पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान, उत्सर्जन संस्थान, नियंत्रण संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान। ये सभी संस्थान कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा जो होती है वो हमें भोजन से प्राप्त होती है। हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन, इनका समावेश होता है और इन सभी से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ पार्ट में ऊर्जा निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कहीं पे वो नहीं होती है। तो मुख्यतः हम जो रोज खाना खाते हैं या रोज भोजन करते हैं, उसमें से हमें जो ऊर्जा देने वाला मुख्य घटक है या प्रमुख घटक है वो है कार्बोज पदार्थ। कार्बोज पदार्थ से ही हमें ऊर्जा मिलती है। यदि कार्बोज ना मिले तब हम स्निग्ध पदार्थ का हमारी बॉडी स्निग्ध पदार्थों को विघटन करना स्टार्ट करती है। और अगर स्निग्ध पदार्थ भी नहीं मिले तो फिर उस कंडीशन में हमारी बॉडी प्रोटीन का तो सबसे पहले हम जो मतलब हमारे इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के लोगों को अगर हम देखें तो सबके भोजन में मुख्य घटक होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोज पदार्थ। ये इससे मिलता है हमें ग्लूकोज और ग्लूकोज से डायरेक्ट मिलती है हमें ऊर्जा। लेकिन ये ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया थोड़ी मतलब लॉन्ग प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बोज से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है और स्निग्ध पदार्थ से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी हमें कार्बोज से प्राप्त होता है। उसी प्रकार प्रोटीन से भी हमें प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरीज मिलती है और स्निग्ध पदार्थ से प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। रिक्त स्थान के लिए मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोज से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोज पदार्थ से हमें प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज हमारे पाचन संस्थान से ब्लड में यानी रक्त में मिश्रित हो जाता है। उसी प्रकार फुफ्फुस द्वारा ऑक्सीजन भी कुपिकाओं के माध्यम से रक्त में मिश्रित हो जाता है। अब रक्त के द्वारा ऑक्सीजन और भोजन दोनों प्रत्येक कोशिका तक, शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है।
और उस कोशिका तक ऑक्सीजन और भोजन जाने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। वैसे देखा जाए तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक है बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन यानी शरीर स्तर का श्वसन, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये हो गया बाह्य श्वसन। उसके बाद जो हमने ऑक्सीजन लिया और जो स्वांगीकृत भोजन है वह प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है और उस कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, तो इसे कहते हैं आंतरिक श्वसन यानी कि कोशिका स्तर का श्वसन। तो श्वसन दो प्रकार के हैं, एक है बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक श्वसन। ये जो आकृति है बच्चों, ये आकृति इंपॉर्टेंट है। बाह्य श्वसन आपको अभी सिलेबस से मतलब 25% जो सिलेबस डिडक्ट हो गया उसमें से ये निकाल दिया गया है, लेकिन ये आकृति इंपॉर्टेंट है। कोशिका स्तर का श्वसन की परिभाषा पूछा जाता है, तो श्वसन की परिभाषा पहले देख लेते हैं। स्वांगीकृत भोजन से ऊर्जा की निर्मित करने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, स्वांगीकृत भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। कोशिका स्तर का श्वसन यानी कोशिका के अंदर यानी कि कोशिका में भोजन से यानी अन्न घटक से भोजन से विभिन्न चरणों में ऑक्सीजन करके ऊर्जा की निर्मित की जाती है, इसको कोशिका स्तर का श्वसन कहते हैं। कोशिका में भोजन घटकों से ऊर्जा निर्मित की जाती है, उसी को कोशिकीय स्तर का श्वसन कहते हैं। अब ये कोशिकीय स्तर का श्वसन जो होता है ये दो प्रकार से होता है, एक ऑक्सीजन के उपस्थिति में और दूसरा है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की सहायता से जो श्वसन किया जाता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन किया जाता है उसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आता है, अंतर स्पष्ट करो ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया कि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है और अनऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किया जाता है। यहां से जो ऊर्जा मिलती है वो हमें एटीपी के रूप में मिलती है। ऑक्सी श्वसन से ऊर्जा किस प्रकार निर्माण होते हैं वो हम जरा विस्तार से देखते हैं। एक्चुअली में आप अपने बुक्स में देखेंगे तो जस्ट एक पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में स्वाध्याय देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया या ग्लूकोज से ऊर्जा निर्मित प्रक्रिया विस्तार से बताइए। तो ग्लूकोज से जो ऑक्सीकरण होता है ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है। एक ग्लूकोज का विघटन दैट इज ग्लाइकोलिसिस, दूसरा ट्राइकार्बोक्सिलिक आम्ल चक्र दैट इज क्रेब चक्र और तीसरा है इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला दैट इज ईटीसी रिएक्शन। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। हम जो भोजन करते हैं वो होता है कार्बोज, सभी पदार्थ होते हैं लेकिन हमें मुख्यतः ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो कार्बोज के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो कार्बोज का पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज ग्लूकोज, और फिर ग्लूकोज से किस तरीके से ऊर्जा का निर्माण होता है ये हम देख रहे हैं। तो ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण होना ये कंप्लीट 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट ग्लूकोज का विघटन, दूसरा ट्राइकार्बोक्सिलिक आम्ल चक्र और तीसरा है इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया। अभी फर्स्ट देखते हैं ग्लूकोज का विघटन। ग्लूकोज का विघटन जो है इसी को हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। इसी को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ईएमपी पाथवे वाई बिकॉज इसकी खोज जो है वो गुस्ताव एम्बेडेन, ओटो मेयरहॉफ और जेकब पार्नास और इनके सहकारी इन्होंने मिलकर इस पाथवे की खोज की है। तो इसलिए इनके सम्मान में एम्बेडेन का ई, मेयरहॉफ का एम और पार्नास का पी, इसे ईएमपी पाथवे कहा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है ये ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन दोनों में सेम है, यानी ग्लाइकोलिसिस जो है ये ऑक्सी श्वसन में भी होता है और अनऑक्सी श्वसन में भी होता है। अब देखते हैं पहले क्या है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का विघटन होता है, यानी इसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो आप समझेंगे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब ये तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो नहीं बच्चों, ग्लाइकोलिसिस ऑक्सी श्वसन में भी होता है और अनऑक्सी श्वसन में भी होता है।
इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है क्या? तो नहीं। ऑक्सीकरण हमने देखा है, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करना या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, यानी हाइड्रोजन को बाहर निकालना, तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में सबसे पहले मुख्य घटक होता है ग्लूकोज। कार्बोज पदार्थ से ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं, 2 पानी के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, और 2 NADH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 2 पायरुविक अम्ल, 2 पानी के मॉलिक्यूल, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल और 2 NADH2 के मॉलिक्यूल। उसके बाद में जाकर फिर से पायरुविक अम्ल से एसिटिल कोएंजाइम A, कार्बन डाइऑक्साइड और NADH2 बनते हैं। अब जो कि इस प्रक्रिया में 2 पायरुविक अम्ल बने हैं, तो 2 पायरुविक अम्ल से 2 एसिटिल कोएंजाइम, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH2 बनेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में देखिए ग्लाइकोलिसिस में 2 पानी के मॉलिक्यूल बने हैं, 2 एटीपी बने हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं, 2 एसिटिल कोएंजाइम बने हैं और 4 NADH2 बने हैं। लेकिन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस सिर्फ ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तक की ही कहलाती है। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने की प्रक्रिया ही सिर्फ ग्लाइकोलिसिस है। तो आपको रिक्त स्थान के लिए या फिर एक वाक्य में क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो ग्लाइकोलिसिस इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल है, और ये पूर्ण प्रोसेस कोशिका द्रव में घटित होती है। कोशिका द्रव कहाँ होता है? तो हम सबने 5वीं 6वीं 7वीं से हमने पढ़ा है कि कोशिका जो होती है, कोशिका में कोशिका द्रव होता है, और कोशिका के अंदर फिर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि तंतुकणिका होती है, हरित प्लवक होते हैं, बहुत सारे घटक होते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, ये जो है यह कोशिका द्रव में होते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद जो ग्लाइकोलिसिस में एसिटिल कोएंजाइम A प्रोड्यूस हुआ है, एसिटिल कोएंजाइम A जो प्रोड्यूस हुआ है वह एंटर करता है तंतुकणिका के अंदर। यहाँ पे देखिए आपको आकृति में दिख रहा होगा कि जो पायरुविक अम्ल है वह एंटर करता है तंतुकणिका के मैट्रिक्स में, यानी अंदर में। ठीक है, फिर वहां पे एंटर करने के बाद इसका ये हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। फिर एसिटिल कोएंजाइम जो है वो ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाता है साइट्रिक अम्ल। इसलिए इस प्रक्रिया को साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्रेब चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज सर हैंस क्रेब इनके द्वारा की गई है, इसलिए उनके सम्मान में इस साइकिल को क्रेब चक्र भी कहते हैं, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र यानी TCA साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उसमें 3 कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। तो क्रेब चक्र के 3 नाम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेब चक्रों को और दूसरे कौन से 2 नाम हैं? तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी कहते हैं और साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। वैज्ञानिक कारण में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्रक्रिया को साइट्रिक अम्ल चक्र, क्रेब चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि पायरुविक अम्ल तंतुकणिका में प्रवेश करने के बाद वह एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। एसिटिल कोएंजाइम A जो है वह ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर साइट्रिक अम्ल, ये पहला स्टेबल कंपाउंड बनाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को साइट्रिक अम्ल चक्र कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? तो ये जरा थोड़ी लंबी प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले देखिए, ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में आपको बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन यदि आप स्वाध्याय में देखेंगे तो उसने कहा गया है, क्वेश्चन है ये, मोस्टली 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि अभिक्रिया के साथ इसको स्पष्ट कीजिए, क्रेब चक्र को अभिक्रिया के साथ स्पष्ट कीजिए। और कहीं पे भी अभिक्रिया दी नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये जो तंतुकणिका की आकृति आपके बुक में दी है, उस तंतुकणिका के अंदर ही इसकी क्रेब चक्र की आकृति या अभिक्रिया दी हुई है। अंदर से आप देखेंगे आकृति में तो अच्छे से तो आपको दिखेगा। देखिए TCA चक्र लिखा गया है, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। इसके बाहर में देखिए NADH, 3 NADH, 1 FADH2 और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं। तो आपको यही बताना है कि ये जो TCA चक्र है, ये आकृति बनानी है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाना है, तंतुकणिका नहीं बनानी है, आपको सिर्फ ये चक्र बनाना है। उसके चक्र में आपको बताना है ये जो पहला NADH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर NADH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर FADH2 और फिर NADH2। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 3 NADH2 बन रहे हैं, 1 FADH2 बन रहा है, साथ में पानी भी बनता है,
और एटीपी भी बनता है। ठीक है, तो अभी एक कार्बोक्सिलिक एक एसिटिल कोएंजाइम से आपको 3 NADH2, एक एटीपी और एक FADH2 मिला। अब जो कि हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुविक अम्ल क्रिएट होते हैं, 2 पायरुविक अम्ल क्रिएट होते हैं, तो 2 पायरुविक अम्ल से 2 एसिटिल कोएंजाइम बनेंगे, तो ये दोनों एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स चक्र में एंटर करेंगे। तो एक एसिटिल कोएंजाइम से 3 NADH2 और एक FADH2 और एक ATP, तो 2 एसिटिल कोएंजाइम है, इसलिए 6 NADH2, 2 FADH2, 2 ATP और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कंप्लीटली इसका जो एसिटिल है उसका कंप्लीटली ऑक्सीकरण हो जाता है और आपको यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। पहले में देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, आपको 2 ATP तो मिले, लेकिन यहाँ पे इसका कंप्लीट ऑक्सीकरण नहीं हुआ। इसमें आपको मिला एसिटिल कोएंजाइम A, अभी पूरे तरीके से इसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ, लेकिन ये एसिटिल कोएंजाइम क्रेब्स चक्र में जाता है और इसका कंप्लीटली ऑक्सीकरण हो जाता है और यहाँ से भी आपको ATP मिलते हैं। अभी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, लेकिन यहाँ से जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपको मिलता है। ठीक है, अभी लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ग्लूकोज का विघटन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी देखिए आपको ग्लाइकोलिसिस में आपको 2 NADH2 मिले, सॉरी 4 NADH2 मिले। अब यहाँ पे आपको 6 NADH2 मिले, तो कंप्लीट हो गए 10 NADH2 और यहाँ पे आपको 2 FADH2 भी मिले। अब ये इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जाते हैं। इसमें जाने के बाद क्या होता है कि जो NADH2 है, NADH2 से आपको 3 ATP मिलते हैं और FADH2 से आपको 2 ATP मिलते हैं। तो आपको आपने देखा कि आपको ग्लाइकोलिसिस के 4 और क्रेब्स चक्र के 6, कुल मिला के आपको 10 NADH2 मिले। तो 10 NADH2 में से आपको मिलेंगे 30 ATP और क्रेब्स चक्र में आपको मिले 2 FADH2, तो 2 FADH2 से आपको मिलेंगे 4 ATP। तो ये हो गए आपको कंप्लीट 34 ATP। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लाइकोलिसिस में आपको 2 ATP मिले थे। एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP बनते हैं, लेकिन ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको 2 ATP की आवश्यकता होती है। आपको मालूम है कि ग्लाइकोलिसिस ये प्रक्रिया है, यानी यहाँ पे ग्लूकोज का विखंडन होगा और विखंडन प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपघटन अभिक्रिया है ना ये, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ग्लूकोज के विघटन के लिए हमारी जो कोशिकाएं हैं वो ATP के रूप में ऊर्जा लेती है। तो 2 ATP लेती है और 4 ATP बनाती है ग्लाइकोलिसिस में। तो नेट ATP कितनी हो गई? 2। तो आपको ग्लाइकोलिसिस में मिली 2, क्रेब्स चक्र में मिली 2 और ETC साइकिल में मिले 34, टोटल मिला के हो गए आपके 38 ATP। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होके हमें कंप्लीट कितने ATP मिलते हैं? 38 ATP। NADH2 और FADH2 क्या है? तो NADH2 जो है वह निकोटिनामाइड एडेनाइन है, और सॉरी निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और FADH2 क्या है? तो FAD, सिर्फ FAD आपको ध्यान में रखना, FAD फ्लोविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और NAD क्या है? तो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। H2 क्या है? जैसे हमने देखा था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया से जो हाइड्रोजन रिमूवल होते हैं वो हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, दैट इज NAD प्लस कन्वर्ट टू NADH2 और FAD प्लस कन्वर्ट टू FADH2। ओके, NADH2 और FADH2 क्या है? तो एक सहप्रकिण्व है। प्रकिण्व जैसे होते हैं, प्रकिण्व का कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है या जो भी कोई क्रिया होती है उसका रेट फास्ट करने की ये प्रक्रिया है, उसमें ये फास्ट करने के लिए उपयोगी होते हैं। ये खुद तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ये रिएक्शन को सहायता करने के लिए काम में पड़ते हैं। लेकिन प्रकिण्व जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन ये जो सहप्रकिण्व है दैट इज NADH2 और FADH2 ये प्रोटीन से नहीं बने हैं, इसलिए इनको सहप्रकिण्व कहा गया है। ये भी अभिक्रिया में डायरेक्टली पार्टिसिपेट इनकी वजह से ही ग्लाइकोलिसिस है या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, ग्लूकोज का विघटन है, ये प्रक्रिया अच्छे से चल पाती है। तो टोटल मिला के हमें कितनी ATP मिले हैं? हमें 38 ATP मिली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है अंतर स्पष्ट करो, किसमें? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए हमने सबसे पहले देखा है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये कहाँ कंप्लीट होती है? कोशिका द्रव में, जबकि क्रेब्स चक्र जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया यानी तंतुकणिका में होता है। ETC साइकिल जो है
ये भी इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में तंतुकनिका में ही होता है, लेकिन तंतुकनिका में ये कहाँ होती है, जो तंतुकनिका जो है ये डबल मेम्ब्रेन पार्ट है, तो डबल ये जो दो मेम्ब्रेन है, दो लेयर्स है, इनके बीच में होता है ईटीसी साइकिल, जबकि क्रेब चक्र इसके अंदर होता है। ठीक है, तो पहला अंतर हमें पता चल गया कि ग्लाइकोलिसिस जो है यह कोशिका द्रव में होता है, जबकि क्रेब चक्र जो है वो तंतुकनिका में होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में पानी बन रहा है, ग्लाइकोलिसिस में पानी बनता है, क्रेब चक्र में यहाँ पे 4 NADH, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बनते हैं, जबकि यहाँ पे 6 NADH2 बनते हैं, या एक ही चक्र की बात करेंगे तो हम 3 NADH2 बनते हैं। यानी क्रेब चक्र में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ग्लाइकोलिसिस में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस में सिर्फ 2 ही एटीपी के अणु बनते हैं, जबकि क्रेब चक्र में एक चक्र में 12 और 2 चक्र में, क्योंकि 2 एसिटिल को एंजाइम निर्माण होते हैं, तो टोटल मिला के 24 एटीपी बनते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में निर्माण होता है। उसके बाद एक बार हम लोग इसका थोड़ा पूरा विस्तार से देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हमने देखा, कार्बोज पदार्थ का विघटन होता है हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन संस्थान में, और उससे बनता है ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज का विघटन को ही हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक आम्ल। पायरुविक आम्ल एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, और ये होता है तंतुकनिका में, और ये जाता है एंटर करता है क्रेब चक्र में। क्रेब चक्र में जाने के बाद उससे NADH2 और FADH2 निर्माण होते हैं, और उसके बाद उससे ETC साइकिल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये आमतौर पर होता है, सबके साथ होता है, मतलब सभी कोशिकाओं में होता है, ह्यूमन बींग्स हो या कोई सजीव या कोई वनस्पति भी हो। उसके बाद यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि भूखमरी या भूख हड़ताल ऐसी कोई परिस्थिति है, फिर ऐसे सिचुएशन में अगर हमें कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोज पदार्थ नहीं मिलते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी स्निग्ध पदार्थ यानी लिपिड को यूज करती है। वैसे जो भी हम भोजन करते हैं वो कार्बोज पदार्थ का यूज करते हैं। अगर ये हम एक्सेस फूड खाते हैं, हमारे बॉडी को जितनी नीड है उससे ज्यादा अगर हम खाते हैं, तो ये हमारे लीवर के आजू बाजू में फैट के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में ये संग्रहित होता है। फिर ये जो फैट होते हैं भूखमरी के समय, ये स्निग्ध पदार्थ का विघटन होता है। तो स्निग्ध पदार्थ का कन्वर्जन स्निग्ध अम्ल में होता है, उसके बाद स्निग्ध अम्ल का रूपांतरण एसिटिल कोएंजाइम में होता है, एसिटिल कोएंजाइम क्रेब चक्र में पार्टिसिपेट करता है, और फिर जिस तरीके से ग्लूकोज का विघटन होकर क्रेब चक्र में साइकिल चली, उसी प्रकार स्निग्ध पदार्थ का भी उपयोग होता है। सेम अगर हमें कार्बोज भी नहीं मिला, स्निग्ध पदार्थ भी नहीं मिला, तो फिर उसके बाद अगर प्रथिन है तो प्रथिन का यूज करती है हमारी बॉडी, और उससे प्रथिन का कन्वर्जन अमीनो अम्ल का कन्वर्जन एसिटिल कोएंजाइम में होता है, और एसिटिल कोएंजाइम फिर क्रेब चक्र में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण करती है। लेकिन मोस्टली प्रथिन का यूज हमारे बॉडी के बाकी कंपोनेंट बनाने के लिए भी यूज होता है, जैसे क्योंकि बहुत हमारी बॉडी का जो निर्माण है वो अमीनो अम्ल से ही होता है, तो अमीनो अम्ल बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, चक्र दिख रहा, जो आकृति दिख रही है, दैट इज एडिनाइन, राइबोज और फॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट है। यहाँ पे देखिए 3 फॉस्फेट है। यहाँ से एक फॉस्फेट का बंध टूटता है और यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, और वो एटीपी जो है वो एडीपी में यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ से जो बंध टूटता है तो वो जो ऊर्जा रिलीज होती है, उस ऊर्जा का हम अपने कार्य के लिए यूज करते हैं। यानी हम जो भी भोजन करते हैं उसका एनर्जी के मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होता है एटीपी में, और जब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब हमारी बॉडी ये जो फॉस्फेट के बंध है उसको तोड़ के ऊर्जा निर्माण करके ऊर्जा का यूज कर लेती है। फिर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि अगर ऊर्जा चाहिए ही है तो एटीपी के ये फॉस्फेट अणु ब्रेक होके ऊर्जा क्यों ले रही है? डायरेक्ट कार्बोज से ही हमारी बॉडी डायरेक्ट ऊर्जा क्यों नहीं बना रही है?
कार्बोज का या स्निग्ध पदार्थों का एटीपी में कन्वर्ट कर रही है और फिर एटीपी ब्रेक डाउन होकर फिर हमें ऊर्जा मिलती है। तो इससे अच्छा डायरेक्ट ऊर्जा ही बना लेना चाहिए ना। ऐसा हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एटीपी को ऊर्जा की इकाई या ऊर्जा का चलन कहते हैं। चलन यानी करेंसी। जैसे हमें कुछ लेना है और कोई 2 रुपए की चॉकलेट लेनी है, और अगर हमारे पास 100 रुपया है तो हम उनको 2 रुपए की चॉकलेट के लिए 100 रुपए देंगे, तो वो 2 रुपए की चॉकलेट देके 98 रुपीज रिटर्न करेगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, उस वक्त हमें 2 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन हमने देखा एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बन रहे हैं। कितने? 38। और आवश्यकता सिर्फ 2 एटीपी की है, तो फिर 2 एटीपी यूज कर लेगी, बाकी 36 एटीपी कहाँ जाएंगे? तो फिर वो वेस्ट हो जाएंगे, या फिर उससे हो सकता है ऊर्जा है तो उष्मा है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। इसलिए ऐसा नहीं होता है, और ये एटीपी में कन्वर्जन होता है। और जब जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब तब ये एटीपी के जो बंध है फॉस्फेट के बीच में, 3 जो फॉस्फेट है उसके बीच में जो बंध होते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद भी अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो ये एडीपी का भी दूसरा जो 2 जो फॉस्फेट है उसके बीच में भी जो बंध है वो भी ब्रेक डाउन होके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में भी कन्वर्जन हो सकता है, होता है। तो इसलिए क्वेश्चन आता है कि एटीपी को ऊर्जा का चलन क्यों कहा जाता है। तो हमें जो ऊर्जा चाहिए होती है वो हम एटीपी के रूप में लेते हैं। ठीक है बच्चों। ये था ऑक्सीश्वसन। अब देखते हैं अनऑक्सीश्वसन। कुछ सजीव जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते। उदाहरणार्थ अनेक जीवाणु हैं जो ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते। फिर ऑक्सीजन के साथ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीश्वसन नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या करते हैं? तो वो जिस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उस ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं हम अनऑक्सीश्वसन, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो ऊर्जा निर्माण की जाती है उसे अनऑक्सीश्वसन कहते हैं। अब ये जो अनऑक्सीश्वसन होता है ये 2 स्टेप में, 2 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है किण्वन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। जस्ट हमने ऑक्सीश्वसन पढ़ा। ऑक्सीश्वसन में पहला स्टेप क्या था? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा स्टेप क्या था? क्रेब चक्र। और तीसरा चरण था ईटीसी साइकिल। ठीक है। तो आप ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र में अंतर स्पष्ट करते वक्त ये भी पॉइंट डाल सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो ऑक्सीकरण का फर्स्ट स्टेप है, और क्रेब चक्र जो है वो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड चरण है। ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों में होता है, जबकि क्रेब चक्र सिर्फ ऑक्सीश्वसन में होता है, अनऑक्सीश्वसन में नहीं होता है। ठीक है। अब देखते हैं ग्लूकोज का विघटन किस तरीके से होता है। हमने अभी देखा। जिस तरीके से ऑक्सीश्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार अनऑक्सीश्वसन में भी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है, और इसमें भी अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल बनता है। फिर आगे जाने के बाद फिर डिपेंड करता है कि एक बार ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बन गया कि उसके बाद उसके पास ऑक्सीजन है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीश्वसन होगा या अनऑक्सीश्वसन होगा। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वह अनऑक्सीश्वसन करते हैं, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो तभी भी हमारी बॉडी अनऑक्सीश्वसन करती है। अब अनऑक्सीश्वसन 2 स्टेप में हो रहा है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड है किण्वन। किण्वन क्या होता है? अधिकांश जो जीवाणु होते हैं या कवक होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज रूपी शर्करा का अल्कोहल में या फिर लैक्टिक अम्ल में या फिर किसी और कार्बनिक अम्ल में रूपांतरित करते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहते हैं। रिपीट कर रही हूँ। अधिकांश जो जीवाणु या कवक होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है उसका अल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित करते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहा जाता है। अब ये जो किण्वन होता है ये भी 2 प्रकार से होता है। किण्वन कहाँ कहाँ होता है? तो खमीर, लैक्टोबैसिला तथा अंकुरित बीजों इत्यादि में होता है, और इनमें भी 2 पार्ट मुख्यतः होते हैं कि हमने अभी देखा कि पायरुविक अम्ल जो होता है वो या तो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है या फिर पायरुविक अम्ल जो होता है वो लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट होता है। तो यदि पायरुविक अम्ल
अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो इसे अल्कोहलिक किण्वन कहते हैं, और यदि पायरुविक अम्ल लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट होता है तो यह अम्लीय किण्वन कहा जाता है। तो किण्वन के भी दो प्रकार है, अल्कोहलिक किण्वन और अम्लीय किण्वन। और अनॉक्सिशोषण या अल्कोहलिक किण्वन किस प्रकार होता है, देखिए ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, इसका रूपांतरण होता है C2H5OH यानी इथेनॉल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ATP। तो ये हो गया अल्कोहलिक किण्वन। अब ऐसी किण्वन की प्रक्रिया अनॉक्सिशोषण हम कहाँ करते हैं या और कहाँ होता है। सबसे पहले हम जब एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम करते समय हमारी ऊर्जा की डिमांड बढ़ती है, हमारे बॉडी की ऊर्जा की डिमांड बढ़ती है। जब एक्सरसाइज करते हैं तब उसमें एक्चुअल में एक्सरसाइज में हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, वो पार्टिसिपेट करती है, यानी कि मांसपेशियों को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस समय अगर ऑक्सीशोषण से ऊर्जा की आपूर्ति ना की गई, उस समय इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो ऐसे वक्त में मांसपेशियां खुद ब खुद अपनी ऊर्जा निर्माण करते हैं ऑक्सीजन के अब्सेंस में, यानी कि वो किण्वन करते हैं और मांसपेशियां 2 ATP का निर्माण करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते, ऐसे कुछ सूक्ष्मजीव भी होते हैं जो अनॉक्सिशोषण करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं जो ऑक्सीशोषण करते हैं। इवन उनके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया यानी तंतुकणिका ना हो तभी भी ऑक्सीशोषण करते हैं। लेकिन हमारे ब्लड में, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो रक्त है, रक्त में अनॉक्सिशोषण, RBC जो है लाल रक्त कणिका, वो जो है वो अनॉक्सिशोषण करते हैं। क्यों? आप कहेंगे उसमें तो ऑक्सीजन बहुत सारा है, क्योंकि वो तो खुद कैरियर है, वही तो रक्त ही तो ऑक्सीजन लेके जा रहा है कोशिका के पास। लेकिन ऑक्सीजन है, रक्त के पास ऑक्सीजन है, लेकिन उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया यानी तंतुकणिका नहीं है। और हमने देखा कि जो ऑक्सीशोषण है यानी कि क्रेब चक्र है और ETC साइकिल है, ये कहाँ घटित होते हैं? ये तंतुकणिका में घटित होते हैं, और जो कि RBC के पास तंतुकणिका नहीं है। फिर और कहाँ अनॉक्सिशोषण होता है? बीज का जब अंकुरन होता है तब ऑक्सीकरण होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे समय में जमीन जो है वो पानी के अंदर डूब गई है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, ऐसे समय में ये ऑक्सीशोषण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे समय में भी वो अनॉक्सिशोषण करते हैं। अब थोड़ा पूरा एक समरी देख लेते हैं कि अनॉक्सिशोषण किस तरीके से होता है। देखिए ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला अणु है, यहाँ से बनता है पायरुवेट। पायरुवेट 3 कार्बन का अणु है, तो 6 कार्बन से 2 पायरुवेट बनते हैं, जो कि हमने ग्लाइकोलिसिस में अभी पढ़ा ऑक्सीशोषण में। तो ऑक्सीशोषण में जो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा वो ऑक्सीशोषण में और अनॉक्सिशोषण में सेम रहता है, वही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पायरुवेट, अभी आपको समझ गया होगा कि पायरुवेट के 2 अणु क्यों बनते हैं, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के अणु क्यों बनते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं और पायरुवेट के पास 3 कार्बन होते हैं, इसलिए 3 कार्बन में डिवाइड 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बन जाते हैं। अब उसके बाद उसके पास चॉइस होता है, उसके पास ऑप्शन होता है कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीशोषण करेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो अनऑक्सीशोषण करेगा। तो सेम हमने अभी देखा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में तंतुकणिका में क्रेब चक्र के द्वारा फिर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करके ऑक्सीशोषण करता है। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे कि ईस्ट, ये जो होते हैं ये इथेनॉल बनाते हैं, C2H5 हमने अभी रिएक्शन देखा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं साथ में और ऊर्जा बनाते हैं। ये ईस्ट कहाँ पे कार्य करता है? दूध से जब दही बनती है तो ईस्ट का यूज किया जाता है, उसको हम किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा कहते हैं, दैट इज ये अल्कोहलिक किण्वन है। और कभी कभी ऑक्सीजन है लेकिन जितना चाहिए उतने पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो ऐसे समय में यानी कि ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो रही है, ऐसे समय में वो ऑक्सीजन जो है वो लैक्टिक हमारे स्पेशली मांसपेशियां जब एक्सरसाइज करते हैं ऐसे समय में वह लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट होते हैं, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही ATP बनती है। हमें ऊर्जा तो मिल जाती है इंस्टेंट उस वक्त जब हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक्सरसाइज के समय में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस वक्त तो हमें ऊर्जा की आपूर्ति हो जाती है, लेकिन लैक्टिक अम्ल क्रिएट होता है और लैक्टिक अम्ल की वजह से हमें बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। और ये थकावट होने की वजह से जब तक लैक्टिक अम्ल है हमारे कोशिका में तब तक हमें वो थकावट महसूस होती है। इसलिए एक्सरसाइज करने के बाद, कोई भी व्यायाम करने के बाद हम ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस होता है, और जब तक लैक्टिक अम्ल वहाँ से
जाएगा नहीं तब तक हमें वो रिलीफ मिलेगा नहीं। फिर ये लैक्टिक अम्ल फिर से पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ऑक्सीजन की प्रक्रिया करने लगता है, तब जाके हमारा जो थकावट है वो दूर होती है। तो इस तरीके से अनऑक्सी शोषण होता है। तो ये हमने देखा हमारे भोजन में क्या क्या था, कार्बोज, स्निग्ध पदार्थ और प्रथिन। तो इस तरीके से ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में भी और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी। अब यहाँ पे अंतर स्पष्ट करो करके दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑक्सी शोषण और अनऑक्सी शोषण में अंतर स्पष्ट करो। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर ऑक्सी शोषण में 38 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, अनऑक्सी शोषण में 2 ही एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी कि ऑक्सी शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा की निर्मित होती है, जबकि अनऑक्सी शोषण में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की निर्मित होती है। ऑक्सी शोषण में जल बनता है, यानी कि पानी की निर्मित होती है। ऑक्सी शोषण में जल का निर्माण नहीं होता है। ऑक्सी शोषण ये लंबा प्रोसेस है, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। और ऑक्सी शोषण जो होता है ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो ऑक्सी शोषण में भी होता है और अनऑक्सी शोषण में भी होता है, यानी दोनों का कॉमन प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। लेकिन क्रेब चक्र जो होता है और एटीसी जो होता है वो सिर्फ ऑक्सी शोषण में होता है, क्रेब चक्र में पार्टिसिपेट अनऑक्सी शोषण में नहीं होता है। अब ये था पूरा कार्बोज का यूटिलाइजेशन, यानी कि कार्बोज से यानी ग्लूकोज से ऊर्जा की निर्मित। उसके बाद होता है स्निग्ध पदार्थ। तो हमने देखा कि जब भूखमरी जैसे सिचुएशन क्रिएट होती है, ऐसे समय में अगर हमें ऊर्जा नहीं मिली तो जो स्टोर्ड फूड है या स्निग्ध पदार्थ है यानी कि लिपिड है, उसका विघटन होकर स्निग्ध पदार्थ से स्निग्ध अम्ल और स्निग्ध अम्ल से फिर ऊर्जा की निर्मित की जाती है। स्निग्ध पदार्थ भी नहीं मिले तो फिर प्रोटीन की निर्मित, प्रोटीन से प्रथिन अम्ल अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होता है और अमीनो अम्ल क्रेब चक्र में जाके एसिटिल कोएंजाइम क्रेब चक्र में जाकर फिर ऊर्जा की निर्मित होती है। वैसे देखा जाए तो कार्बोज ही मुख्य रूप से हम ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। प्रथिन से जो अमीनो अम्ल बनते हैं वो अलग अलग प्रकार से उपयोग किए जाते हैं, उसका बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे कि त्वचा में जो मेलानिन पिगमेंट है या कैरोटीन है जो हमारे बालों के कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल घटक है, इसमें भी एक अमीनो अम्ल का यूज होता है। हड्डियों में जो ऑक्सिन एंजाइम होता है उसमें प्रथिन का यूज होता है। उसके बाद जो कोशिका द्रव्य का कोशिका पटल होता है उसमें भी अमीनो अम्ल का यूज किया जाता है। स्वादु ग्रंथि से जो इंसुलिन हार्मोन्स या ट्रिप्सिन हार्मोन्स जो निकलते हैं उसमें अमीनो अम्ल का यूज होता है। पीयूषिका ग्रंथि से यानी जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसमें भी अमीनो अम्ल का यूज किया जाता है। फिर स्नायु यानी मसल्स में एक्टिन, मायोसिन, ये जो लचीले पदार्थ होते हैं इसमें भी प्रोटीन का यानी कि प्रथिन का यानी कि अमीनो अम्ल का यूज किया जाता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है और प्रतिपिंड होते हैं उसमें भी अमीनो अम्ल का यूज किया जाता है। तो इसीलिए ना इसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं या बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड कहा जाता है प्रोटीन को, क्योंकि हमारी बॉडी की बिल्डिंग के लिए बनने के लिए प्रोटीन की यानी कि अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होता है। कार्बोज से प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, प्रथिन से भी प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और स्निग्ध पदार्थ से प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये सभी हमारे भोजन में तो होते ही है, इसके साथ साथ जीवन सत्व भी होते हैं और मिनरल्स यानी खनिज भी होते हैं। जीवन सत्व और खनिज ये हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रखने के कार्य करते हैं। बहुत सारी जो बीमारियां होती है ये हमें होने नहीं देते हैं। ये होने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी कमी या ज्यादा होने से हमारे बॉडी पर इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। कैंसर जैसे बीमारियों को भी ये दूर रखने के में काम आते हैं। और सबसे लास्ट वाला पानी, हमारे बॉडी का 60 to 70% बॉडी में पानी होता है, यहाँ तक कि ब्लड का सबसे मेन कंपोनेंट होता है पानी। तो पानी की मात्रा कमी होने पर हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस पर ये इफेक्ट करता है, इसलिए पानी भी ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पे
हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सो मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार कि हमने क्या क्या देखा है। तो सबसे पहले कि जो श्वसन होता है, श्वसन की परिभाषा, श्वसन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन। शरीर स्तर पर कार्बन ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन यानी जो स्वांगीकृत भोजन है, वो भोजन और ऑक्सीजन कोशिका स्तर पर लेके जाना और कोशिका पर एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करना, इसको कहते हैं आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन दो प्रकार से होता है, एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनऑक्सी श्वसन। श्वसन की परिभाषा देख लीजिएगा, श्वसन की परिभाषा पूछता है एग्जाम में। तो श्वसन की परिभाषा स्वांगीकृत भोजन से ऊर्जा की निर्मित करने की प्रक्रिया श्वसन कहते हैं। श्वसन के दो प्रकार, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सी श्वसन तीन चरणों में कंप्लीट होता है। ग्लूकोज का विघटन दैट इज ग्लाइकोलिसिस, दूसरा चक्र दैट इज क्रेब चक्र, तीसरा ईटीसी संवहन या इलेक्ट्रॉन संवहन श्रृंखला अभिक्रिया दैट इज ईटीसी रिएक्शन। ग्लूकोज से ग्लूकोज का विघटन होके एटीपी बनना यानी ऊर्जा की निर्मित होना, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल होता है। तो ग्लूकोज से पहले 2 पायरुविक अम्ल, 2 पानी के मॉलिक्यूल, 2 एटीपी और 2 NADH2 बनते हैं। फिर पायरुविक अम्ल का यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हो जाती है। ये ऑक्सी श्वसन में भी होता है, ये अनऑक्सी श्वसन में भी होता है। फिर पायरुविक अम्ल का एसिटिल कोएंजाइम 1, कार्बन डाइऑक्साइड 1 और NADH2 1, इस तरीके से 2 पायरुविक अम्ल से 2 NADH2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एसिटिल कोएंजाइम अणु बनते हैं। फिर एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया यानी तंतुकणिका के मैट्रिक्स में जाता है, वहां से उसका एक्सोलोएसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर साइट्रिक अम्ल बनता है। फिर इसीलिए इसको साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं या फिर क्रेब चक्र भी कहते हैं। फिर यहाँ से फिर से NADH2, ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, FADH2 इनका निर्माण होता है। फिर यहाँ तक कंप्लीटली ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र दोनों में NADH2 और FADH2 बनते हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और एटीपी का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में कंप्लीट ETC साइकिल में 34 ATP बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनते हैं, क्रेब चक्र में 2 ATP बनते हैं और ETC साइकिल में 34 ATP बनते हैं। और ऐसे कंप्लीट मिला के एक ग्लूकोज से 38 ATP बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP बनते हैं। तो 38 ATP बनते हैं। ये ऑक्सी श्वसन में होता है और अनऑक्सी श्वसन में केवल 2 ही ATP बनते हैं। उसके बाद ATP को ऊर्जा का चलन कहते हैं, क्योंकि जो भी ऊर्जा बनती है वो ATP के रूप में बनती है। और जब हमारे बॉडी को ऊर्जा की जरूरत होती है तो उसके जो ट्राइफॉस्फेट बंध है वो बंध टूटता है, ब्रेक होता है और वहां से ऊर्जा निर्माण होती है। और इस ऊर्जा का ही यूज हमारी बॉडी अपने कार्य संपन्न करने के लिए करती है, इसीलिए ATP को ऊर्जा का चलन कहते हैं। फिर देखा हमने अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन में कुछ सजीव हैं जो ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो लोग ऑक्सी श्वसन करने के बजाय वो अनऑक्सी श्वसन करते हैं। अनऑक्सी श्वसन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ग्लाइकोलिसिस और किण्वन। ग्लाइकोलिसिस सेम जैसे ऑक्सी श्वसन में हुआ वैसे ही होता है। किण्वन में क्या होता है, तो किण्वन में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल या फिर अल्कोहल का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा बनती है। इसको हम किण्वन कहते हैं। किण्वन 2 प्रकार से होता है, एक अल्कोहलिक किण्वन और दूसरा अम्लीय किण्वन। क्योंकि पायरुविक अम्ल से अल्कोहल बनता है और बाद में ऊर्जा बनती है, तो इसको अल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। यदि पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है तो इसे अम्लीय किण्वन कहते हैं। हम अनऑक्सी श्वसन कहाँ देखते हैं, तो जब हम ज्यादा मात्रा में व्यायाम करते हैं उस समय ऊर्जा की मांसपेशियों को ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, उस समय हमारी मांसपेशियां खुद ही अनऑक्सी श्वसन करती है। फिर कुछ जो होते हैं बीज होते हैं, अगर जमीन पानी के अंदर डूबी हुई है और ऐसे जमीन में अगर बीज का अंकुरण होना है तब वो बीज अनऑक्सी श्वसन करते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते वो भी अनऑक्सी श्वसन करते हैं।
और इस तरीके से अनऑक्सी श्वसन एक ऑक्सीजन के उपस्थिति में तंतु कणिका में होता है और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ऊर्जा बनाता है। और कहीं पे ऑक्सीजन के कम मात्रा में अवेलेबल हो तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाता है। ये दोनों अनऑक्सी श्वसन कहलाते हैं। सो आई होप आप सबको कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों। किसी को क्वेरीज है? हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर कीजिए। मैडम ने जो साइंस का लेसन लिया उससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हो। अपना हैंड राइज कीजिए, अपना हाथ ऊपर कीजिए। हाँ दीपक, पूछो। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चा। मैडम वो एटीपी की निर्माण प्रक्रिया वो समझ में नहीं आया। एटीपी की निर्माण उसमें एटीपी एटीपी कैसे बनता है? हाँ देखो, हाँ ग्लाइकोलिसिस जब प्रोसेस होती है तो एटीपी बनने की 3 स्टेप में ये 3 चरणों में कंप्लीट होता है एटीपी का निर्माण। जब हम जो कार्बोज खाते हैं यानी जिस उसका पाचन होने के बाद जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज से ऊर्जा निर्माण होना यानी एटीपी का निर्माण होना। ठीक है, यानी एटीपी में कन्वर्ट हो गया। तो जब एटीपी में कन्वर्ट हो गया तो कैसे होता है? पहले ग्लूकोज का विघटन होता है, उस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अगर ये विस्तार से देखने जाएंगे तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, इसलिए इसको ईएमटी पाथवे कहा जाता है। पाथवे यानी एक बहुत बड़ा रास्ता है, यानी बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है। आप आगे जब फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको ये और वेल डिटेल में होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है? ग्लूकोज का विघटन होता है और ये एटीपी में कन्वर्ट होता है, NADH2 में कन्वर्ट होता है और पानी में और पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एटीपी बनता है, फिर क्रेब्स चक्र में जाता है तो फिर वहां पे फिर से एसिटिल कोएंजाइम का कन्वर्जन एटीपी में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी डायरेक्ट ऊर्जा नहीं निर्माण कर रही है। हमारी बॉडी ऊर्जा निर्माण कर रही है लेकिन उसको एटीपी में रख रही है, और जब हमें ऊर्जा की जरूरत होती है तब एटीपी ब्रेक डाउन होता है। ओके। हाँ सचिन, पूछो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये मतलब ये चैप्टर से मतलब पार्ट से पूछे जाते पीछे स्वाध्याय से कि मतलब पार्ट के अंदर से पूछे जाते हैं? एक्चुअली ना बच्चों, पिछले साल हमारा सिलेबस कुछ अलग था। तो साइंस एक बहुत वास्ट है हमारे, अभी भी आजू बाजू में, यानी अभी भी हमारे बहुत सारे साइंस इन्वेंशन होते जाते हैं, तो साइंस में अपडेट रहना बहुत जरूरी होता है। तो इसके पहले वाले साल में क्या किया था कि साइंस में पेपर ऐसा बनता था कि इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन पिछले साल से अभी ऐसा नहीं है। उन्होंने बुक से ही क्वेश्चन या स्वाध्याय से ही क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा कहा गया है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखा जाए तो स्वाध्याय से नहीं आता है, लेकिन बुक से आता है। हाँ सिया पूछो। सिया पूछो बेटा। मैम हेलो मैम। हाँ मैम एटीपी मतलब क्या करता है? उसका मैंने सुना नहीं अच्छे से। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ वो अपने हम लोग की बॉडी में क्या क्या करता है वो? ऊर्जा। आप बोल रहे हैं, आपको बोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। हाँ। आप खाली सोए भी रहेंगे तब भी आपका हार्ट, आपकी किडनी कार्य करते रहेंगे, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम जो खाना खाते हैं वो खाने को वो एटीपी में कन्वर्ट करके रखता है, यानी उससे जो ऊर्जा बनती है खाने को उस भोजन से ऊर्जा का निर्माण वो एटीपी में स्टोर करके रखता है, और जब चाहिए तब हम एटीपी में से फॉस्फेट का अणु ब्रेक डाउन करता है, वहां से ऊर्जा लेती है। जैसे मान लीजिएगा कि सेल है, बैटरी, ठीक है, बैटरी में केमिकल ऊर्जा होती है, और जब हमें उस बैटरी की जरूरत है, हम रिमोट कंट्रोल में यूज करें या घड़ी में यूज करें, हम उसमें वो बैटरी लगाएंगे तो हम बैटरी से हम एनर्जी ले लेंगे। जब तक नहीं ले रहे तब तक वो बैटरी में स्टोर है केमिकल एनर्जी। उसी प्रकार हमारी बॉडी जो हम भोजन खाते हैं उसकी जो ऊर्जा है वो एटीपी में स्टोर करके रखते हैं, और जब हमें चाहिए तब उसका फॉस्फोरस जो फॉस्फेट बंद है वो तोड़ के ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हाँ बच्चों, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है?
कुछ सवाल पूछना है? हाँ सचिन। हाँ सचिन पूछो। मैम हमारे शरीर में ग्लूकोज कहाँ से बनता है, मतलब ग्लूकोज क्या होता है मतलब हमारे शरीर? हम जो भोजन करेंगे ना, तो हमारा पहला भोजन, आप देखिए हमारे भोजन में शायद सब्जी कम हो सकती है, दाल कम हो सकती है, लेकिन चावल जो है, चपाती है, या जो भाकरी है, ये मैंने जहां से हमको कार्बोज मिलता है, वो घटक मेन घटक होता है हमारे भोजन में, क्योंकि ये इंस्टेंट ऊर्जा देने वाले घटक होते हैं। तो हम जो चावल चपाती खाते हैं, इसमें कार्बोज होता है। ये पाचन संस्थान में जाकर हम हमारे मुंह में हम जब उसको चबाते हैं, तो उसमें उसका कुछ पाचन होता है, फिर हमारे स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और पाचन होता है। पाचन होके जो लास्ट कंपाउंड बनता है उस कार्बोज का, वो होता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जाएगा कोशिका में और फिर इससे ऊर्जा की निर्मित होगी। ओके। हाँ बच्चों, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, थैंक यू मैडम। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों।